नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र की इस कड़ी में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा कि बाज़ार के स्वरूप कौन कौन से हैं, उसमें हमने पहले पढ़ा था कि पहला जो स्वरूप है वो है पूर्ण प्रतियोगिता, जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और अधिकतर जो विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। फिर हमने पढ़ा एकाधिकार। एकाधिकार मतलब जहाँ एक ही विक्रेता, एक ही उत्पादक करता और एक ही पूर्ति करता है, वो एकाधिकार का हम देखते हैं। एकाधिकार में हम देखा मांग की जो प्रतिलोच है वो शून्य होती है, क्योंकि स्थानापन्न वस्तुएं वहाँ नहीं होती। स्थानापन्न वस्तु नहीं है, इसलिए प्रतिलोच, क्रॉस इलास्टिसिटी या तिरछी मांग नहीं होती है एकाधिकार में। और हमने अभी कल पिछली कड़ी में अध्ययन किया था एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का। तो इसमें हमने देखा था कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इन दोनों के जो विशेषताएं हैं उनका सम्मिश्रण होता है। इसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है परंतु फर्मों का आकार छोटा होता है ना। तो ये चीज़ है। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद और कीमत विभेद ये पाया जाता है, ये हमने पढ़ा। अब इसके मांग वक्र के बारे में हम देखें तो ये इसका मांग वक्र जो देखें, स्वरूप देखें हम इसका, तो इसका जो प्रपात, इसका जो ढाल है वो एकाधिकार से अधिक है। एकाधिकार मांग वक्र का जो ढाल था वो नीचे की ओर यूं था, आपने देखा होगा। ये एकाधिकार मांग वक्र का स्वरूप था जिसमें ये AR था, तो इसमें ये इस तरह से था। और MR वक्र बिल्कुल इसको काटते हुए माइनस भी होता है। सीमांत आगम वक्र, औसत आगम वक्र, है ना, ये एकाधिकार का मांग वक्र था। तो ये बहुत अधिक ढाल लिए हुए था। इससे थोड़ा कम ढाल होता है, इससे ऊपर होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये किसका स्वरूप है? ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का स्वरूप है। इसमें इस मांग वक्र का जो स्वरूप है, इस मांग वक्र की जो लोच है वो हमेशा क्या होती है? एक से अधिक होती है ना। लोचदार वक्र है ये। क्यों लोचदार क्यों है? क्योंकि निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध है। जैसे ही आप किसी वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे तो उसी कीमत पर जो उपभोक्ता है वो दूसरी वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देंगे। इसलिए निकट स्थानापन्न वस्तु है, इसलिए मांग की लोच अधिक होती है। और इसकी जो लोच है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है ये हम देखें। एक तो पहला है वस्तु विभेदीकरण। आप वस्तु विभेदीकरण का गुण किस सीमा तक है, वस्तुओं में विविधता किस सीमा तक हमने उत्पन्न कर दी है, या बाजार में किस सीमा तक वस्तु विविधता गुण विद्यमान है, उसके आधार पर इसकी लोच होती है। उपभोक्ता की वरीयताएं, उनकी शौक, उनका फैशन, उनकी आदतें किस प्रकार की है, उसके हिसाब से भी इसकी लोच होती है। और फर्मों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमने देखा इसकी फर्मों की संख्या अधिक होती है, पर अधिक में कितनी है उसके हिसाब से भी इसकी मांग की लोच तय होती है। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जिससे इसकी मांग की लोच या औसत आगम वक्र की लोच तय होती है। अब हम जो इसका अंतिम स्वरूप है वो है अल्पाधिकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अल्प अधिकार। अल्प यानी कम, अधिकार मतलब कम फर्मों का अधिकार होता है। इसमें फर्मों की संख्या कम होती है, विक्रेताओं की संख्या कम होती है। और कम होने से उस जो बाजार का एक बड़ा हिस्सा प्रत्येक फर्म को मिलता है। कम फर्में हैं इसलिए बाजार का बड़ा हिस्सा प्रत्येक फर्म को मिलता है। इसलिए क्या होता है, इसमें दोनों गुण होते हैं, समरूपता भी होती है और विभेदीकृत भी कर देते हैं। वस्तुएं समरूप होते हुए भी, जैसे आप इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग है, स्टील उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है। सीमेंट में सब सीमेंट है, परंतु उस सीमेंट को भी हम उस सीमेंट को भी विज्ञापन के द्वारा हम अलग अलग दिखाने में कामयाब रहते हैं कि मेरी सीमेंट ज़्यादा अच्छी है, मेरी सीमेंट में जंग नहीं लगता है ना। तो द्वैधिकार इसका एक सबसे सरल उदाहरण है, जिसमें केवल दो फर्में ही होती है किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली यदि दो फर्में हैं तो उसे हम द्वैधिकार कहते हैं, और ये अल्पाधिकार का सबसे सरल स्वरूप होता है। अच्छा, अब चूंकि फर्में कम हैं, अल्प हैं, इसलिए क्या करती है वो? अक्सर करती है कि जो कम फर्में हैं वो आपस में संगठित हो जाती है, और संगठित होकर
क्या करती है, कीमत को तय करती है, कितना माल बेचेंगे, किस कीमत में बेचेंगे। तो संगठन के द्वारा ये एक तरह से एकाधिकार के स्वरूप को भी हासिल कर पाती है। तो विशेषताएं क्या है इसकी, अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता ये है कि शुरुआत में क्या है, पारस्परिक निर्भरता। क्योंकि मैंने अभी बताया प्रत्येक फर्म के पास बाजार का बड़ा हिस्सा होता है और बड़ा हिस्सा होने से प्रत्येक फर्म एक दूसरे पर निर्भर है। उसे एक दूसरे की जो भी चाल है, जो भी उनकी गतिविधि है, उस पर निगरानी रखनी होती है कि वो किस तरह से अपने माल को बेच रही है, किस तरह का विज्ञापन बाजार में लेके आ रही है। उसी के आधार पर उसका मार्केट में उसका जो हिस्सा है वो तय होता है। अगर वो समय अनुसार अपनी चालों को नहीं बदलेगी दूसरी फर्मों के हिसाब से, तो हो सकता है उसका हिस्सा कम हो जाए। तो इसीलिए उसे यहाँ बड़ी पारस्परिक निर्भरता का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगिता बहुत कड़ी होती है। मैंने कहा कम फर्म है तो प्रतियोगिता बहुत कड़ी है, क्योंकि अगर आप कहीं भी थोड़े से बाजार के स्वरूप के बारे में या दूसरी फर्म के चालों के बारे में अगर आप अनभिज्ञ रहे, तो हो सकता है आपका हिस्सा दूसरी फर्म ले जाए, दूसरी फर्म आपका हिस्सा ले जाए। इसीलिए प्रतियोगिता बहुत कड़ी होती है आपस में। विज्ञापन, इसमें जीवन मरण का प्रश्न होता है, ये प्रोफेसर बामोल ने कहा है, क्योंकि वस्तु समरूप है। अब आपको उन समरूप वस्तुओं में अपनी वस्तु को अलग दिखाना है, श्रेष्ठ दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको विज्ञापन करना पड़ेगा। जैसे आप उद्योगों में देखते हैं कि मेरी सीमेंट को जंग नहीं लगता है, मेरी सीमेंट 100 साल चलती है, तो है सब सीमेंट, परंतु उस सीमेंट को अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा विज्ञापन डालते हैं। विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो विज्ञापन, इसमें जीवन मरण का प्रश्न होता है। कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है। कीमत एक मतलब दृढ़ निश्चित रहती है अधिकांशतः। कारण क्या है कि यदि आप कीमत कम करके अपने माल को ज़्यादा बेचना चाहते हो, तो दूसरी फर्में भी इसी नीति को अपनाएगी, वो भी कीमत कम कर देगी, और वो भी अगर कीमत कम कर देती है तो आपका माल उतना ही बिकेगा, पहली चीज़। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाभ अधिक करने के लिए कीमत बढ़ा दूँ, लाभ अधिक करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ा दूँ, तो अगर आप लाभ अधिक करने के लिए उत्पादन बढ़ाते हैं या कीमत बढ़ाते हैं, तो दूसरी फर्में क्या करेगी, अपनी कीमत नहीं बढ़ाएगी, और दूसरी फर्में यदि अपनी कीमत नहीं बढ़ाती है तो आपका माल बिकेगा नहीं। तो इस तरह से कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है। फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति होती है। फर्में एक दूसरे के प्रति बड़ी शंका की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति अवेयर रहती है कि बाजार में अब वो फर्म किस तरह की चाल चल रही है, किस तरह का विज्ञापन लेकर आ रही है। और मेरे को ये फर्म अगर अपने जो भी माल है उसको अलग दिखाने में कामयाब रही, तो मेरा हिस्सा भी वो ले जाएगी। तो उसी दूसरी फर्म की चाल के हिसाब से अपने को क्या करना होता है, उस फर्म को भी अपनी नीति को निर्धारित करना पड़ता है। तो ये इसमें मुख्य विशेषताएं हैं। और इसका जो मांग वक्र है, उसके लिए पॉल एम स्वीजी ने सबसे पहले विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग किया था। क्या कहा था, विंकुचित। पॉल एम स्वीजी ने इसमें कहा था कि इसका जो मांग वक्र है वो विंकुचित है, मतलब टूटा हुआ है। मांग वक्र मतलब इसमें दो तरह के मांग वक्र काम करते हैं। एक है केएल, जिसका ढाल अधिक है, जो लोचदार है, जिसकी लोच ज़्यादा है। और एक कौन सा है, एक है ये एमएन, जिसकी लोच कम है। अगर कीमत अधिक है तो अधिक कीमतों पर कौन सा वक्र काम करता है, केएल वक्र, लोचदार वक्र काम करता है। कीमत अगर बढ़ाते हैं तो लोचदार वक्र काम करेगा, कीमत अगर कम करते हैं तो एमएन वक्र काम करेगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इस मांग वक्र में कुछ हिस्सा तो कम लोचदार वक्र का है और कुछ हिस्सा अधिक लोचदार वक्र का है। तो ये विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने बाजार के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया। अब एक बार इस पूरे को वापस एक बार रिवीजन मार लें ताकि आपको पता पड़े क्या है। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे हमने पहले शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता में हमने ये पढ़ा था कि इसका जो मांग वक्र है वो किस तरह से होता है। इसका मांग वक्र बिल्कुल सीधा, जहाँ AR और MR दोनों बराबर होती है। कि ये किस में होता है,
पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, कीमत बिल्कुल निश्चित होती है, कीमत आपको दी होती है और उसी कीमत पर आपको अपना उत्पादन बेचना होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। और फिर एकाधिकार में देखा हमने, तो एकाधिकार में क्या देखा कि इसका जो मांग वक्र है वो इस स्वरूप का होता है जिसमें जो एमआर है वो बिल्कुल एआर और इस लंबवत अक्ष के बीच में होता है, इस अक्ष के और इससे बिल्कुल बीच की दूरी पर होता है। मतलब एआर वक्र से दुगुनी गति से ये एमआर वक्र गिरता है और एक समय ऐसा आता है एकाधिकार में कि ये ऋणात्मक भी हो जाता है। मतलब इसमें मांग की लोच तीनों होती है ना, बीचों बीच में E बराबर 1 होता है, यहाँ E ग्रेटर देन 1 है, नीचे E लेस देन 1 कम है। E मतलब मांग की लोच 1 से अधिक है, यहाँ मांग की लोच कीमत लोच मांग की कीमत क्या है 1 के बराबर है और यहाँ मांग की कीमत लोच 1 से कम है। तो ये किस में था, एकाधिकार में, ये किस में था, पूर्ण प्रतियोगिता में, और ये किस में है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। इसका ढाल इससे अधिक है, ये ऊपर ही रहता है। इसमें हमेशा मांग वक्र क्या होता है, लोचदार होती है, मांग क्या होती है 1 से अधिक ही होती है। तो ये इसका है। और अंतिम जो हमने देखा क्या, अल्पाधिकार, उसमें मांग वक्र विंकुचित मांग वक्र का स्वरूप देखते हैं हम लोग, जिसमें दोनों मांग वक्र होते हैं, KL जो अधिक लोचदार है, MN जो कम लोचदार है। तो इस तरह से हमने बाजार कितने प्रकार के होते हैं और प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार है उन सबके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया। तो आपसे अपेक्षा रही कि इन वीडियो को बार बार आप देखें और रिवीजन करें, और अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। पर इससे पहले आप इसको शेयर करना ना भूलें आगे से आगे, और अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आते ही आपको इसको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।